हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो NIS क्लास 10th की सेकंड बुक का टॉपिक है, जो चैप्टर नंबर है 15 और चैप्टर का नाम है संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम संवैधानिक मूल्य और भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका TMA का टॉपिक है और अक्सर एग्ज़ाम्स में TMA के जो चैप्टर होते हैं वहाँ से भी कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो उस दृष्टिकोण से ये चैप्टर आप बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 15 संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था। तो अगर हम सबसे पहले इस चैप्टर में बात करते हैं कि देखिए, जैसे यहाँ से एक शब्द आया है संवैधानिक मूल्य, मतलब ये जो वर्ड है संवैधानिक मूल्य, ये किससे बना है? ये वर्ड बना है संविधान से। किससे? संविधान से। तो आप बच्चों को पता होना चाहिए कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है? संविधान कानून और नियम की किताब है। ठीक है, और इस कानून और नियम की किताब के अनुसार ही हमारे देश की व्यवस्था चलती है। तो हमारे देश की व्यवस्था को चलाने में संविधान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और संविधान, हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश की आजादी से पहले से ही बनना शुरू हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आप देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं संविधान को लेकर। तो अब हम इन पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। आगे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, और हमने इसको लागू कब किया? हमने लागू किया इसे 26 जनवरी 1950 को। ठीक, आगे देखिए, संविधान निर्माण का कार्य 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। देखिए यहाँ पे डेट 9 दिसंबर 1946 है। इसका मतलब ये है कि हमारे आजादी से पहले से ही संविधान को बनाना शुरू कर दिया था। यानी 9 दिसंबर 1946 को हमारे देश के संविधान में का जो काम है, उसको बनाने का जो प्रोसेस है, वो शुरू हो गया था। ठीक, संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 11 दिसंबर 1946 को, मतलब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है, और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या बनते हैं? वो संविधान सभा की स्थायी सदस्य जो है, वो स्थायी अध्यक्ष जो है वो चुन लिए जाते हैं। ठीक है, संविधान सभा के क्या स्थायी स्थायी जो है वो सदस्य यहाँ नहीं है, यहाँ हम बोल सकते हैं स्थायी अध्यक्ष जो है वो चुन लिया जाता है उनको, है ना। स्थायी अध्यक्ष जो है वो चुन लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान जो है बनना कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के परमानेंट हेड बन गए। संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारा बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को हमने इसे लागू कर दिया। यानी पूरा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। आगे देखिए, संविधान सभा की कुल जो बैठक है वो 166 दिन में जो है वो हुई। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे संविधान को बनाने में हमारा समय लगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया हुआ है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, या हम इसको बोल सकते हैं उद्देशिका। उद्देशिका, आप बच्चों की किताबों में पहले पेज पे संविधान की उद्देशिका दी गई है, और आपने देखा भी होगा जिसमें जिसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, है ना, इससे शुरुआत होती है। तो ये क्या है? ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। उद्देशिका भी हम इसको कहते हैं। तो पूरे संविधान का, हमारे संविधान का ये क्या है? एक निष्कर्ष है। ठीक है, एक निचोड़ है ये उद्देशिका प्रस्तावना संविधान की। तो इसमें कौन कौन से वर्ड शामिल है? इसमें न्याय शामिल है,
ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में किसकी बात की गई है? न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता यानी आजादी की बात की गई है, ठीक है, आजादी की बात की गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है कि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। इसके बाद समाजवाद की बात की गई है कि समाज में सभी वर्ग बराबर हैं, कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा नहीं है। धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है कि जो भी व्यक्ति जिस भी धर्म को अगर मानना चाहता है वो उस धर्म को स्वीकार कर सकता है, या राज्य जो है, जो सरकार है, जो देश है, वो सभी धर्मों को बराबर मानता है, ठीक है। इसके अलावा लोकतंत्र की बात की गई है, लोकतंत्र में यानी लोगों के शासन की बात की गई है। बंधुत्व की बात की गई है, बंधुत्व मतलब भाईचारे की बात की गई है कि देश में भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे से किसी तरह का कोई भी विरोध नहीं होना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जिस तरीके से नागरिकों का अधिकार है उसी तरीके से नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं संविधान में, इन सभी बातों को बताया गया है, ठीक है। तो किस किस की बात? यहाँ पे न्याय की, स्वतंत्रता की, एकता अखंडता की, समाजवाद की, धर्मनिरपेक्ष की, लोकतंत्र की, बंधुत्व की और मौलिक कर्तव्य। तो ये जितनी भी सारी के सारे पॉइंट्स यहाँ दिए हैं, ये सब के सब किसमें दिए गए हैं? ये सब हमारे संविधान की प्रस्तावना में बताए गए हैं, ठीक है। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना हम भारतीय लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हमारे संविधान में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान के दृष्टिकोण से बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये संविधान का क्या है? निष्कर्ष है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आगे संविधान की विशेषताओं की बात की गई है यहाँ पर कि संविधान की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है, इसके फीचर्स क्या है। तो पहला फीचर अगर हम देखें, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है कि अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नागरिक रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भारत का, अगर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ए है और वो अमेरिका की नागरिकता लेना चाहता है और वो भारत का नागरिक भी है, तो उसे भारत की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा, तब वो अमेरिका की नागरिकता लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद संसदीय सरकार, यानी संसद जो है काम करती है यहाँ पर, सरकार संसद के हिसाब से काम जो है संसद में बैठती है, कानून बनाती है, ठीक है। संघ और राज्य की अपनी सरकार होती है, यहाँ पर सरकार केंद्र में भी होती है, संघ मतलब केंद्र में भी होती है, और सरकार राज्य में भी होती है, ठीक है। और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं। केंद्र सरकार पूरे भारत के लिए काम करती है और राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य के लिए, जिस राज्य की वो सरकार है उसके लिए ही वो काम करती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन मतलब केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन है, ठीक है, और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। मतलब राज्य सरकार जो कानून बनाएगी वो अपने राज्य के लिए बनाएगी, और केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वो पूरे भारत के लिए बनाए जाएंगे, ठीक है। आगे हर राज्य की अपनी सरकार होती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों में अलग अलग सरकार जो है वो राज्य के लिए काम करती है। यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका मतलब यहाँ पर कोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोर्ट यानी न्यायपालिका, ठीक है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका पर किसी तरह का कोई भी प्रेशर या दबाव नहीं होता। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। इसका मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो जो है किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, अगर उसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है तो उसे मत देने का यानी वोट देने का राइट है, ठीक है। आगे क्या कहता है, हमारा लिखित संविधान है। संविधान पूर्ण तरीके से लिखा गया है। संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और हमारे संविधान में अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे संविधान की विशेषता है जो हमारे संविधान को बहुत विशेष बनाती है, ठीक है बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अगर हम बात करते हैं संसद की, देखिए संसद क्या है? संसद वो उसे कहते हैं जहां पर क्या बनते हैं, जहां पर कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी संसद का मेन काम क्या है? कानून बनाने का होता है, ठीक है। और संसद जो भी कानून बनाएगी वो पूरे भारत में लागू होंगे, ठीक है। तो संसद का सबसे प्रमुख कार्य देश के लिए, भारत के लिए कानून बनाने का है, ठीक है। और संसद जो है वो किनसे मिलकर बनती है? संसद में कौन कौन संसद का अंग है? देखिए संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है, ठीक है। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, संसद के ये अंग होते हैं,
ठीक है। तो कोई भी कानून अगर मान लीजिए लोकसभा से बनता है तो वो पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा और वो कानून बन जाएगा, और कानून बनने के बाद वो आगे कार्यपालिका के पास जाएगा लागू होने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस संसद के माध्यम से चलता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे कहता है भारत में संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। तो संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? जैसे पहली क्या है, केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर शासन प्रणाली का रूप संसदीय है। तो देखिए, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकारें काम करती हैं। केंद्र में जो भी सरकार काम करेगी वो भारत के बिहाफ पर करती है, पूरे भारत के को ध्यान में रख के करेगी, और राज्य सरकार जो भी काम करती है वो राज्य को लेकर करेगी। केंद्र सरकार जो भी कानून बनाएगी वो पूरे भारत में लागू होगा, और राज्य सरकार जो भी कानून बनाएगी वो राज्य में ही लागू होगा। तो एक तरीके से केंद्र और राज्य जो है वो संसदीय रूप है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ठीक, आगे देखिए, अगला कहता है मंत्री परिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाते हैं और भंग कर सकते हैं। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम होता है, उसकी सपोर्ट के लिए एक मंत्री परिषद होती है ना, एक मंत्री परिषद होती है जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर देश को चलाते हैं। तो इन्हीं मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन, संसद के दो सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के ये दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, और इन दोनों के कहने पर ही राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी संसद जो है राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर इन दोनों के सदनों की बैठक को बुलाता है, और मंत्री परिषद के कहने पर, इसी सलाह पर ही वो संसद को जो है क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे, प्रधानमंत्री में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये वास्तविक कार्यपालिका होती है, ना कि नाम मात्र कार्यपालिका। विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। विधायिका वो होती है जहां पर कानून बनाए जाते हैं, और कार्यपालिका वो होती है जहां पर कानूनों को लागू किया जाता है। वो कानून लागू किए जाते हैं जो विधायिका बनाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक नाम मात्र अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक हेड होता है, वास्तविक अध्यक्ष होता है, वैसे ही राष्ट्रपति कार्यपालिका का केवल और केवल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे कहता है राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। देखिए, संसद के अगर हम अंगों की बात करते हैं तो ये हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में आते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है? संसद का एक अभिन्न अंग है। ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है आर्टिकल 79। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद एवं राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम करता है। तो देखिए, अगर कोई मंत्री परिषद है, अगर कोई मंत्री परिषद है और अगर यहाँ पर राष्ट्रपति है, ठीक है, अगर राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो राष्ट्रपति किससे बात करता है? प्राइम मिनिस्टर से बात करता है। यानी प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच में मिडल मैन के रूप में काम करता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मतलब पीएम। तो अगर राष्ट्रपति को मंत्री परिषद से जुड़ी हुई कोई भी बात पूछनी है तो वो प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा, और प्राइम मिनिस्टर उस बात का जवाब राष्ट्रपति को देगा। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी का काम, एक मिडल मैन का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी पार्ट था। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे इसके प्रश्नों में अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, संविधान क्या है? वह संविधान की कोई 4 विशेषताएं लिखकर इसकी व्याख्या करे। तो इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है। संविधान क्या है? संविधान कानून और नियम की किताब है जो देश को चलाने में उपयोगी है, और संविधान के बिना कोई भी देश मतलब सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल सकता। तो इसीलिए देश को चलाने के लिए ये एक नियम और कानून की किताब है जो देश की व्यवस्था को, उसके शासन को चलाने में हेल्प करती है। अगर हम संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए, जैसे इसकी विशेषता क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, दूसरी विशेषता है लोकतंत्र है। संविधान में लोकतंत्र की बात की गई है, इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है। तो ये जितनी भी बातें हैं ये सब संविधान की क्या है?
ये संविधान की विशेषताएं होती है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे विशेषताओं में मैंने बताया आपको धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, कि जो देश है वो सभी धर्मों को बराबर मानता है और सभी धर्मों का सम्मान करता है। लोकतंत्र, हमारे देश में लोकतंत्र है, ये बात संविधान में बताई गई है। स्वतंत्रता की बात संविधान करता है और समानता की बात संविधान करता है कि भारत में प्रत्येक नागरिक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी कास्ट का हो, सब संविधान की नजरों में बराबर है। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न कहता है, आगे कहता है प्रश्न नंबर 2 में कि भारतीय संविधान में सांसदीय प्रणाली की कुछ 4 विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की विशेषता क्या है? तो जैसे पहली विशेषता ये है कि भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शासन प्रणाली का संसदीय रूप है। यानी यहाँ पे केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी दोनों स्तरों पर सरकारें काम करती है। कानून केंद्र में भी बनाए, जो है संसद में भी बनते हैं और विधानसभा में भी बनते हैं, और ये कानून फिर संसद वाले जो कानून है वो भारत में, पूरे भारत में लागू होंगे, और राज्य वाले कानून जो है वो केवल और केवल उसी राज्य में लागू होंगे जिस राज्य में की जो है सरकार कानून बना रही है। ठीक, अगला पॉइंट आगे कहता है मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति संसद की दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। तो अगर मंत्री परिषद राष्ट्रपति को बोलती है तो राष्ट्रपति लोकसभा जमा में राज्यसभा, इन दोनों की बैठक को बुलाते हैं। ठीक है, आगे कहता है राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और वो बिना मंत्री परिषद की सलाह के कोई भी कार्य नहीं करते हैं। और अगर राष्ट्रपति ऐसा कोई काम करता है जिसमें मंत्री परिषद की सलाह नहीं है तो वो कार्य जो है राष्ट्रपति का वो रद्द हो जाएगा, वो अवैध माना जाएगा, अवैध। ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा। इसीलिए मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होती है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से ये पूरे चैप्टर का एक निचोड़ था, एक कंक्लूजन था। तो इस चैप्टर कंक्लूजन के माध्यम से, इस चैप्टर की थ्योरी के, इसके प्रश्न उत्तर के माध्यम से आप इस चैप्टर के बारे में समझ गए होंगे, है ना। तो ये आप बच्चों का टीएमए का चैप्टर है, टीएमए का चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से आपको जो है टीएमए के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम्स में टीएमए के चैप्टर्स को भी जो है वहां से भी सवाल दे दिए जाते हैं। इसीलिए चैप्टर आप लोगों को कराना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर के प्रश्न भी जो है काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो हो सकता है एग्जाम्स में इस चैप्टर से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। बेटा वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए। जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। अब मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू।